हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपने इस वीडियो सेशन में क्लास 12 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 अध्याय नंबर 1 लेकर आ गए हैं। तो सीजी बोर्ड के समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता है, हम सीजी बोर्ड के समस्त विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ हैं। तो आज हम इसी सीरीज में केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले मैंने सिलेबस का डिस्कशन कर रखा है, वो आप चाहो तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, वीडियोस में आपको वो मिल जाएंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ सीजी बोर्ड के प्रमुख विषयों की संपूर्ण तैयारी कराते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, वो अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें हमारे वीडियो को। आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारी इस सीरीज को अब स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सिलेबस वाइज हम लोग क्या है, कंटिन्यू अपने इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इकाई नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इकाई नंबर 1 जो है, हमारे बोर्ड एग्जाम में कुल 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो इकाई नंबर 1 ठोस अवस्था दैट इज सॉलिड स्टेट, इसमें से हमको एक प्रश्न पूछा जाएगा, एकमात्र प्रश्न, जो कि 4 नंबर के लिए होगा। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है। तो सीजी बोर्ड से 4 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाएगा। अब देखो सिस्टम थोड़ा जरा समझो बच्चा लोग। हम क्या करेंगे, हम लोग पूरे सिलेबस को पहले खत्म करेंगे। सिलेबस खत्म करने के बाद मैं बीच बीच में आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते जाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। क्योंकि आप 12वीं पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं है घर पे बैठ जाओगे, है ना। आगे कॉलेज करना है आपको, किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को फार्मेसी पे जाना है, किसी को नर्सिंग करना है, ऐसे सबका ड्रीम होगा अपना, किसी को डॉक्टर बनना है। तो ऐसे जो एग्जाम होते हैं उनके लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ही तो, और बायोलॉजी के, अगर बायो वाले स्टूडेंट है तो उनके तो क्वेश्चन आने वाले हैं ना। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में भी, और फिजिक्स जैसा पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा या प्रवेश परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो बीच बीच में मैं सिलेबस को पढ़ाने के बाद, टॉपिक खत्म करने के बाद, एक दो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी लाते रहता हूँ। ठीक है। तो कंटिन्यू हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना और अंत तक हमारे वीडियो को देखो, और सारे वीडियो में पूरे ध्यान पूर्वक आप पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई करने आए हो तो। ठीक है। नहीं आए हो तो अभी से वीडियो बंद करो, अपना टाइम खराब मत करो और निकल जाओ। ठीक है। चलो, और एक महत्वपूर्ण बात, इन दोनों को हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम काम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। पुराने विगत वर्षों में बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है कक्षा 12वीं के लिए रसायन सब्जेक्ट में, वो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। इसी तरह से फिजिक्स में भी हम वही काम करने वाले हैं। यही पैटर्न रहेगा हमारा। पहले सिलेबस वाइज पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, यूनिट को खत्म करेंगे, उसके बाद उसमें बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विगत वर्ष में आए हुए प्रश्नों को चर्चा करेंगे और आराम से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा एक जबरदस्त तैयारी होके निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और बहुत धीरे धीरे आप पूरी तैयारी 100% आप यहाँ तैयारी कर पाओगे। क्लियर हुआ। चलो, तो सब चीज सिस्टम समझ आया है ना। और एक बात कहूंगा, ये मैं अध्याय चालू करने से पहले, इकाई चालू करने से पहले 2 मिनट और आपका टाइम लूंगा और कहूंगा कि जो बच्चे ऐसा सोचते हैं, ग्रुप में क्या है, कई बच्चे मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उन लोग को मैं बार बार यह कहता हूं कि सब्सक्राइब करो बच्चा, शेयर करो। तो उनको लगता है सर हम लोग को क्या सब्सक्राइब शेयर बार बार करवाते रहते हैं, है ना, सर को पैसा मिल रहा होगा, हम लोग बटन दबा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा लोग, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब करते जाओगे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात को समझो जरा। आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा, हमारा चैनल बढ़ेगा आगे, और हमारा चैनल जैसे ही बढ़ेगा तो यूट्यूब हमको बहुत से फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और फैसिलिटी अगर हमको मिलेगा तो फैसिलिटी मेरे लिए नहीं है, फैसिलिटी तुम्हारे लिए। तुम लोग जो पढ़ रहे हो उसको मैं और बेटर तरीके से अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारे सामने मैं लाइव आ सकता हूँ। जैसे आज ही एक एग्जाम्पल ले लो,
हम लोग क्या, हमारा क्लास जो आना था कितने 6 बजे अपलोड हो जाना था, मैं शाम तक बोला था, है ना, बट देखो यहाँ कितने टाइम हो गए, लेट हो गए ना हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे पास हमारा चैनल अगर ग्रो करता है, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, शेयर अगर आप करते हो तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, तो हमारे को यूट्यूब जो है वो फैसिलिटी देगा कि हम तुम्हारे सामने ऑनलाइन आ सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद जब मैं ऑन बोर्ड क्लास लूंगा, बोर्ड में आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तब क्या, तब तो हमको फैसिलिटी चाहिए ना, कि हम प्रॉपर टाइम पे, कि हाँ सर हमको 6:30 बजे सुबह हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाया है, 7:30 बजे हमको फिजिक्स का क्लास आ जाना चाहिए। आप चाहे किसी भी समय पढ़ो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर टाइम तो पता रहेगा कि हाँ 6:30 बजे फिजिक्स का डल गया होगा, कि 7:30 बजे केमिस्ट्री का डल गया होगा, है ना। ऐसा समझ रहे हो बात को, क्या बताना चाहता हूँ। तो बस इसीलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया ही नहीं है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करने नहीं आता तो पूछ लो बच्चा लोग, लेकिन सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। मेरा फायदा तो जब होगा होगा, जितना होगा होगा, लेकिन पहले तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे लिए मैं ये सब कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सब इतना मटेरियल जो है ना, इतना 100% जो एरर फ्री कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो फोकट में कोई नहीं देता, पहली बात तो समझो, ठीक है। आप समझो हमको कि ये सर करना क्या चाहते हैं। आप मुझसे पर्सनली अभी मिले नहीं हो, है ना, वर्चुअली बस जानते हो, तो पर्सनली जब मिलो या कभी मौका आए मिलेंगे, है ना, तब अच्छे समझ पाओगे। लेकिन आप ये बात समझो कि मैं किसी भी स्टूडेंट का कभी भी जरा भी लॉस नहीं होने देता, ठीक है। मैं 4-5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन 5 साल में मैं अपना हमेशा से ये इमेज बना के रखा हूँ कि किसी स्टूडेंट का 0% भी मैं लॉस होने नहीं देता। समझ रहे हो, ठीक। बातें समझ आई तो अच्छी बात है, अदरवाइज अब इतना बात सुनने के बाद भी किसी को लगता है कि नहीं करना है सब्सक्राइब, तो मत करो भैया लोग, आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपनी स्टडी पे। तो इकाई नंबर 1 ठोस अवस्था जो सॉलिड स्टेट है, उससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एकमात्र प्रश्न पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो कौन कौन से सिलेबस या कौन कौन से पॉइंट हमको यहाँ पढ़ने हैं, देखें। विभिन्न बंध बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। वो बंध बल कौन कौन से होंगे, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक, पहला टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसकी प्रारंभिक जानकारी बस हमको होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा द्विविमी तथा त्रिविमी जालक में इकाई कोशिका। अगला पॉइंट रहेगा इकाई कोशिका के घनत्व की गणना, ठीक है। डेंसिटी की गणना कैसे करेंगे, घनत्व की गणना कैसे करेंगे, यहाँ से अंकित प्रश्न भी पूछा जाता है ना, वो मैं बताऊंगा जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो बताते जाऊंगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, ठोसों में संकुलन है, उसके बाद संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतराकाशीय रिक्तियां या रिक्तिका। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे घनी इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां कौन कौन सी होती है, और उसके बाद रहेगा क्या, विद्युत तथा चुंबकीय गुण। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा धातु चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी का बैंड सिद्धांत, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक। तो ये सिलेबस या पाठ्यक्रम आप सभी को पूरी तरह से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो बच्चे क्या करो, एक नोटबुक पकड़ लो, और अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हो तो इसे नोट डाउन करो अपने सबसे पहले पेज में, ठीक है। वीडियो रोक करके नोट डाउन करो और अच्छे से पढ़ो भाई, पूरा टाइम आपके पास है ना, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो रोक करके। चलते हैं हम लोग आगे। सिलेबस जो हम लोग ने देखा, उसके बाद हम लोग अब टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये ठोस अवस्था को पढ़ना चाहते हो तो ठोस के बारे में जानना जरूरी है। ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, वो देखें। तो ठोस या सॉलिड जो है पदार्थ की एक अवस्था है, जैसा आप सभी लोगों ने छोटे क्लास से पढ़ते आया है। ठोस क्या है, पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ऐसा आपने पढ़ाई है। ठोस, द्रव, गैस, ये तो जानते हो ना, ठीक है। वो बात अलग है, प्लाज्मा वगैरह बाद में आया, उन सबको आप नहीं जानते या जानते हो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन 3 जो है मुख्य प्रकार होते हैं पदार्थ के या द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, वो आप सभी को पता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जहां हम लोग ठोस को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, और ठोस की परिभाषा सभी को पता है। ठोस क्या होता है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। तथा ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं, ठीक है।
तो ऐसी अवस्था है जहां आकार और आयतन निश्चित होगा तो उसे ठोस अवस्था कहेंगे, और उस तरह के पदार्थ को क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। तो फिजिक्स में हम किस तरह के ठोस को पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में किस तरह के ठोस को, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में हम ठोस का अध्ययन करते हैं उसे ठोस अवस्था भौतिकी कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे केमिस्ट्री में या रसायन में पढ़ते हैं तो रसायन में हम लोग पदार्थों का संश्लेषण, उनकी पहचान और रासायनिक संगठन का अध्ययन करते हैं। इस तरह से समझ आया रसायन में क्या हमको पढ़ना है ठोस के बारे में और फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं जहां हमको ठोस पदार्थ का संश्लेषण, उनकी पहचान और रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ना है। क्लियर हुआ ये बात सभी को? चलो अब देखो, इतना समझने के बाद ठोस के प्रमुख गुण को हम समझते हैं। ठोस का प्रमुख गुण क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है ठोस जो है दृढ़ या कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? दृढ़ या कठोर होते हैं। क्यों होते हैं थोड़ा इसका हम लोग डिटेल देखें। तो प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। क्या होता है? जो भी ठोस रहता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, और ये अवयवी कण क्या होते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है। ये निबिड, संकुलित या क्लोजली पैक्ड होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ एक शब्द है निबिड, संकुलित, जिसको मैंने इंग्लिश में कहा क्या? क्लोजली पैक्ड। पूरी तरह से ठूसा हुआ, ठसाठस भरा हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ चित्र बना रहा हूं, मान लो ये एक ठोस है तो इसके जो अवयवी कण हैं कुछ इस तरह से भरे रहते हैं। देखो जरा भी इसमें जगह खाली नहीं रहता, एकदम ठसाठस ठूसा हुआ रहता है। ठीक है, इसे कहते हैं निबिड संकुलन होना, निबिड संकुलित व्यवस्था। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे व्यवस्था होने के कारण इसे आप दबा नहीं सकते क्योंकि जगह तो खाली है ही नहीं ना, दबेगा कहां से भाई? तो ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, अतः ठोस दृढ़ तथा कठोर होते हैं। ये पॉइंट समझ आया सभी को? पहला जो है। दूसरा देखो, दूसरा गुण क्या होता है? ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है या ठोस का आयतन निश्चित होता है। ये दूसरा गुण है। ठीक, इसे भी डिटेल से समझे। ठोस के अवयवी कण के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं रहता। ध्यान रखो, मैंने ये चित्र बनाया था, ठोस के रिक्त स्थानों में, ठोस के अवयवी कणों के बीच कोई भी रिक्त स्थान नहीं रहता, जिसके कारण आप उसे दबा ही नहीं सकते। उसकी आकृति फिक्स बनी रहती है, इसलिए उसका आयतन क्या रहता है? निश्चित बना रहता है। दोनों पॉइंट समझ आया? पहला पॉइंट क्या था कि ठोस दृढ़ या कठोर होते हैं, और दूसरा पॉइंट है ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है। दोनों पॉइंट अच्छे समझ आया? दोनों प्रमुख गुण। अगले गुण की बात करें तो इनका जो घनत्व होता है या ठोस का जो घनत्व होता है गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। घनत्व की बात कर रहे हैं। घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? मास बटे आयतन, आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। तो डी बराबर क्या होगा? एम बटे वी। इस सूत्र की सहायता से हम समझ सकते हैं कि इसका जो घनत्व होता है, ठोस का घनत्व हमेशा गैस और द्रव की तुलना में अधिक होता है। क्लियर हुआ? चलो और कुछ छोटे इसके गुण की बात करें, जो भी प्रमुख गुण है ना। तो इनका गलनांक उच्च होता है क्योंकि ये क्या है भाई? बहुत कठोर होते हैं। इनको गलाने में ज्यादा शक्ति चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, मतलब इनका गलनांक जो है बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती। विसरण, सर शब्द को समझो। विसरण मतलब क्या होता है? फैलाव या फैलना या बहना। ठीक है, जैसे द्रव बह जाते हैं, गैस बह जाते हैं, गैस बहते हैं, है ना, बहते हैं ना। हाँ, तो क्या इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती? उसी तरह ठोस जो है बहते नहीं है। इनमें विसरण होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट गुण है, इसमें श्यानता का गुण नहीं पाया जाता। आप सभी को पता होगा श्यानता का गुण किसमें पाया जाता है? श्यानता का गुण जो है द्रव में पाया जाता है। द्रव का एक महत्वपूर्ण गुण है वही श्यानता। तो श्यानता का गुण इसमें नहीं पाया जाता। तो ये कुछ इसके बारे में हम लोगों ने समझा। ठोस क्या होता है, ठोस के गुण जो है क्या क्या होते हैं, प्रमुख गुण, वो हमने देखा। आपकी स्क्रीन पे पूरा ठोस जो है अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, आप क्या करो, वीडियो रोक करके इसे नोट डाउन कर सकते हो अगर हर एक चीजें समझ गए तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगले टॉपिक को देखें तो अगला टॉपिक हमारा क्या? ठोसों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। कैसे कर सकते हैं हम लोग? ठोसों का वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। भाई देखो, पहले प्रकार की हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। हम पहले प्रकार की बस बात करेंगे। दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, जहां हम पहले प्रकार की बस बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार जो हमारा क्या है कि अंतराण्विक बल के आधार पर,
अंतराण्विक बल के आधार पर हम आज ठोसों के प्रकार को अच्छे से समझेंगे। अंतराण्विक बल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ठोस जो है, तो आणविक बलों के आधार पर ठोस जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार होता है आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। अब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले आयनिक ठोस होते क्या हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रमुख गुण देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके उदाहरण देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग चारों प्रकार को समाप्त करेंगे और अंतराण्विक बल के आधार पर जो है प्रकार हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो आयनिक ठोस होते क्या हैं ये हम लोग देखें सबसे पहले। तो इनके अवयवी कण विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ आयनिक तो यहाँ आयन। इनके आवेश वाले कण क्या होते हैं, जो है आयन होते हैं। कैसे होते हैं, अवयवी कण जो है आयन होते हैं, विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं, जो परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। विपरीत आवेश वाले आयन मतलब एक अगर धन है तो एक ऋण, दोनों क्या होंगे, परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहेंगे। इस तरह से समझ आया। तो अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्लियर हुआ ये बात, ठीक। अब इसके प्रमुख गुण की बात करें तो यह कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं, टूट जाते हैं बहुत आसानी से, जैसे कांच होता है टूट जाता है, सूखा मिट्टी है पटकने पर टूट जाता है, उसी प्रकार यह क्या होगा, भंगुर प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके गलनांक और क्वथनांक की बात करें बच्चा तो ये बहुत ही उच्च होता है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा उच्च होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगले प्रमुख गुण की बात करें तो यह गलित अवस्था या जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसको जैसे ही आप गला दोगे या जल में घोल दोगे, इसमें जो आयन रहता है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और भागने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण इसमें विद्युत का संचालन या चालन होता है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ हम लोग सीधा कह सकते हैं कि जब यह ठोस अवस्था में रहता है तो विद्युत का कुचालक होता है, किंतु जैसे ही आप इसे गला दोगे या गलित अवस्था या जलीय विलयन में लाओगे तो विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। यह इसके कुछ प्रमुख गुण थे। इसके उदाहरण की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब कुछ इसके उदाहरण हैं। आपको उदाहरण दिख रहे हैं, NaCl, KCl, Cu, SO4, KNO3, है ना, ये सब इसके क्या है, उदाहरण है। तो आयनिक ठोस सभी को समझ आया क्या, ठीक है। थोड़ी एक बार समझे, आयनिक ठोस में क्या होंगे, अवयवी कण विपरीत आवेश वाले आयन होंगे। विपरीत आवेश वाले आयन होंगे जो एक दूसरे से परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहेंगे। एक माइनस और एक प्लस जैसे जुड़े रहते हैं ना आकर्षित होकर, वैसी। ठीक है, गुण देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है यह भाई। इसके उदाहरण सहित आप इसे याद रखोगे। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखें, जो दूसरा प्रकार है वह है सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें अवयवी कण जो होते हैं अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं। अवयवी कण क्या होंगे, अधातु होते हैं, जो परस्पर सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखो जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। ये सहसंयोजी ठोस है तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहेगा और जुड़कर वो क्या करता है, त्रिविमी नेटवर्क या त्रिविमी जाल का निर्माण करता है। एक्स दिशा में भी, वाई दिशा में भी और जेड दिशा में भी त्रिविमी नेटवर्क का निर्माण करता है। ठीक है, तीनों दिशा में, एक्स वाई जेड, है ना। जैसे त्रिविमी आकृति होता है ना, 3 डायमेंशनल 3D आकृति, ठीक है, उसका उसी तरह का एक जाल बनाता है, उसी तरह का एक नेटवर्क बनाता है। उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजी ठोस कहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सहसंयोजी ठोस जैसे ही आया आपको समझना है कि अधातुएं होती है और इसमें कौन सा बंध रहता है, तो सहसंयोजक बंध रहता है। नाम से ही समझ, नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, प्रमुख गुण की बात करें तो यह अति कठोर तथा भंगुर होते हैं। यह भी क्या होंगे, कठोर तो बहुत होते हैं लेकिन भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसका गलनांक काफी उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ठीक, अगले इसके गुण की बात करें तो यह विद्युत रोधी होते हैं या विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। बच्चा लोग ध्यान रखना, विद्युत के कुचालक तो होते हैं लेकिन इसमें एक अपवाद है, जो कि ऐसा ठोस है जो सहसंयोजी ठोस तो है लेकिन विद्युत का सुचालक है। वो है कौन, वो है ग्रेफाइट। ध्यान रखना इसका नाम, ये उदाहरण है किसका, सहसंयोजी ठोस का, लेकिन आपको पता है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है।
ठीक है, तो ये अपवाद है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, ये जो ठोस है विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप आप ग्रेफाइट को ले सकते हो जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है अभी समझते हैं। देखो, इतना समझने के बाद इसके उदाहरण में आए तो हमको उदाहरण क्या क्या मिला, हीरा हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया और ग्रेफाइट, इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हमने लिया। और जिसमें ग्रेफाइट को हमने क्या कहा कि ये अपवाद है। क्यों अपवाद है? देखो, ग्रेफाइट की संरचना कुछ ऐसी होती है कि उसमें परत रहते हैं, परत, तो परती संरचना के कारण इसमें विद्युत का क्या होता है, चालन संभव होता है। हल्के हल्के परत के रूप में रहता है ग्रेफाइट जो है, ठीक है, पाउडर जैसा रहता है, ठीक है। तो ऐसे परत बने रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये परत अब खिसक सकते हैं और विद्युत का चालन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी मतलब आंतरिक संरचना है, जिसके कारण कह सकते हैं ये जो है सुचालक है, ठीक। चलो अगला प्रमुख गुण देखें तो वो है धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। अब धातु या धात्विक ठोस जो है, किसे कहेंगे धात्विक ठोस, तो जो जितने भी धातु मिलते हैं वो सारे के सारे धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस के अवयवी कण जो है धनायन होते हैं, और वास्तव में जो धातु होते हैं ना, ये धातु जो है वो आयनों या मुक्त इलेक्ट्रॉन में तैरते रहते हैं। कैसे समझना, क्योंकि धातु के बारे में आप सभी जानते हो, धातु का अगर हम एक परमाणु लेते हैं तो धातु के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये जो है क्या होते हैं, एक एक कण में इलेक्ट्रॉन रहेगा, सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त रहते हैं। तो इस प्रकार ये धातु जो है इलेक्ट्रॉन में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में तैरते रहते हैं, या उसके द्वारा घिरे रह सकते हैं, घिरे रहते हैं, ऐसा मान सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन निरंतर इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक है। जिधर इसको रास्ता मिला उधर क्या करते हैं, गतिशील रहते हैं, ठीक है। और यह क्रिस्टल में हमेशा क्या होते हैं, बराबर सभी तरफ, ऐसा नहीं है एक ही तरफ जा रहा है, सभी तरफ क्या होते हैं, तो ये विस्तारित रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। समझ आया? तो ओवरऑल समझना क्या है, देखो पॉइंट एकदम अच्छे से समझ के ही आपको याद रखना है, एकदम रट्टा नहीं मारना है, लाइन टू लाइन समझ रहे हो, ठीक है। धात्विक ठोस क्या होते हैं, तो जो भी धातु है वो धात्विक ठोस कहलाते हैं, सिंपल। और धात्विक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो धनायन होते हैं, और ये जो अवयवी कण है वो किस में तैरते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन में तैरते रहते हैं भाई। और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिशील रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं, इधर उधर भागते हैं, ठीक है। चलो प्रमुख गुण की बात करें तो जो धातु के गुण होते हैं वही तो इसमें आएंगे ना। तो धातु के प्रमुख गुण की बात करें तो यह विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, ठीक। और मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें विशेष चमक पाई जाती है। सभी को पता है धातुओं में चमक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं मुक्त अवस्था में रहते हैं और गतिशील रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील रहने के कारण ही इसमें विशेष चमक उत्पन्न होता है, ठीक है। अगले प्रमुख गुण की बात करें तो ये अत्यधिक आघात वर्धनी है, बहुत ज्यादा आघात सहने की क्षमता होती है इनमें, और तन्यता का गुण पाया जाता है, बहुत ज्यादा इनमें डक्टिलिटी होती है, तन्ने का इसमें गुण पाया जाता है। आप जानते हो जैसे हम आभूषण देखते हैं सोने के बने हुए, चांदी के बने हुए, उसमें पतले पतले बहुत ही सुंदर आकृति डिजाइन बने होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोने में जो है, सोना एक धातु है और सोने में तन्ने का गुण सर्वाधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके हम लोगों ने प्रमुख गुण देखा, तो पूरा पॉइंट क्लियर हुआ क्या? देखो एक बार स्क्रीन पे लाता हूं मैं धात्विक ठोस को, ये रहा धात्विक ठोस, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण क्या क्या है? तो समस्त धातु जो भी है, फेरस हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, अर्जेंटम हो गया, ऑरम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। अब ध्यान रखना, ये Ag जो मैंने लिखा वो सिल्वर है, Au क्या होता है? गोल्ड होता है। मैंने नाम इसका क्या बोला था इससे पहले? लैटिन नाम बोला था, ठीक है। समझ आया? चलो, तो इतनी बातें समझ आई। देखो सहसंयोजी ठोस को नहीं लिखा होगा तो फिर इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो लेक्चर आज का नहीं है, बहुत आज का ये इस वीडियो लेक्चर में बहुत टेक्निकल इशू हुआ, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लेक्चर मैं यहाँ छोटा रखूंगा, और ये आखिरी प्रकार है जिसे आज हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आणविक ठोस जो है लास्ट प्रकार है, इसे देखें। तात्विक ठोस ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहा जाता है, ठीक है। आणविक ठोस किसे कहेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, फिर मैं बता रहा हूं, आणविक और अणु, समझ रहे हो? तो ऐसे आपको ठोस लेने हैं जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, उसे आणविक ठोस कहेंगे, सिंपल, याद रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो इसके बारे में अगर हम समझे
तो आणविक ठोस के भी कुछ प्रकार हैं, 3 प्रकार के वैसे पाए जाते हैं आणविक ठोस जो है, कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग देखते हैं डिटेल से थोड़ा, ठीक है। तो पहला जो प्रकार है वह है क्या, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब देखो जिन भी स्टूडेंट को यहाँ वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा मान लो, तो क्या करोगे, अपने YouTube में वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाओगे, 144 होगा, 240, 360 ऐसे करके बढ़ा के इसको अब देखना, ठीक है। वीडियो बहुत क्लियर बना है, आपको हर एक बातें जो यहाँ लिखी गई है वो पूरी तरह से स्पष्ट दिखेगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो, तो पहला जो प्रकार है क्या है, अध्रुवित आणविक ठोस, जिसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बारे में समझें तो परमाणु जैसे निम्न ताप पर रहने वाले कौन है, आर्गन और हीलियम। तो परमाणु जैसे निम्न ताप पर कौन रहते हैं, आर्गन हीलियम हो गया। या अध्रुवीय बंध से बने, अध्रुवीय बंध से बने वाले कौन है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। इनके द्वारा जो ठोस बना होता है उसे ही हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। बात समझ आया, ठीक है। तो परमाणु जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, या अध्रुवीय बंध से बने हुए अणु हो गया, जैसे जैसे क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, उनके द्वारा जो ठोस बना होता है उसे ही हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। समझ आया, नाम से स्पष्ट है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ परमाणु जो निम्न ताप पर रहते हैं कौन कौन से, आर्गन और हीलियम He, इनके द्वारा या तो अध्रुवीय बंध से बने हुए अणु कौन कौन है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनके द्वारा जो ठोस बनता है उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसके प्रमुख गुण की बात करें तो पहला गुण है, इसके परमाणु या अणु दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। दुर्बल परिक्षेपण बल, जिसे वॉन्डरवॉल, दुर्बल वॉन्डरवॉल बल भी कहा जाता है, ठीक है, उसके या लंदन बल द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं इनके जो परमाणु या अणु हैं, ठीक है। चलो, इनके गलनांक निम्न होते हैं। गलनांक इसके कैसे होते हैं, निम्न होते हैं, कम होते हैं, और यह सामान्य ताप पर द्रव या गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो यह था अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके बारे में समस्त जानकारी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सभी लोगों को ये समझ आया, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, क्लियर। उसके बाद आते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस में, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। समझना, ये जो होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं द्वारा, डाइपोल डाइपोल यहाँ पे अन्योन्य क्रिया होती है, डाइपोल डाइपोल, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया द्वारा जो जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, ऐसे ठोस को, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, उनको ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। देखो ध्यान से, द्विध्रुव है और ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय से द्विध्रुव आपको याद रहेगा, ठीक है। शब्दों को पकड़ना है आपको रट्टा नहीं मानना है, समझने का कोशिश करना है। आप अपने माइंड पे बैठा तो लो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। द्विध्रुव आणविक ठोस कहा तो तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए कि प्रबल द्विध्रुव बोल रहा है। ध्रुवीय आणविक ठोस कहा तो ध्रुवीय आणविक ठोस कहा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, द्विध्रुव आना चाहिए, द्विध्रुव, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इसका गुण की बात करें तो इसका गलनांक जो है अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है। इसके बावजूद यह सामान्य ताप और दाब पर जो है द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक जो है एक्चुअल में अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक तो होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, कि ये सामान्य ताप और दाब में ठोस अवस्था में बन जाए, ठीक है। तो सामान्य ताप और दाब पर ये क्या होते हैं, द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य ताप की बात करो, क्लियर। चलो नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं हम लोग, ये है क्या, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं में हाइड्रोजन या फ्लोरीन, क्या, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। समझना, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं में हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो हैं ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं, उसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं।
क्लियर हुआ? मतलब ये हाइड्रोजन जो है और ये जो फ्लोरीन है, ये जो है ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, यौगिक बनाएंगे। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख सकते हो। उदाहरण स्वरूप हमने लिया क्या, बर्फ को, जो कि क्या है H2O। समझ आया? तो हाइड्रोजन आबंधित है, हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, हाइड्रोजन या और फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो ऐसे ठोस को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहेंगे। इसके गुण की बात करें तो यह विद्युत के कुचालक होते हैं और सामान्यतः पदार्थ पर वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ठोस नहीं होता। ठीक है, मुलायम ठोस रहेगा सामान्य ताप और दाब पर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि आणविक बंध के आधार पर ठोस को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है अंतराणविक बल के आधार पर, वो हमने अच्छे समझा। 4 प्रकार होते हैं और 4 प्रकार में भी हम लोगों ने अच्छे से उनके गुण और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण सहित हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर हुआ आज का लेक्चर जो है सभी? ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस, और उसके बीच में अंतर जो है बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब लाइन टू लाइन आप जुड़े रहो। ठीक है, अंत में मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहूंगा कि अगर हमारा यह सब प्रयास जो है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ठीक है, इससे क्या होता है, हमको भी वो मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेटर से बेटर जॉब कर सकें, अच्छे से अच्छा आपको चीज़ें जो है प्रोवाइड करा सकें। क्लियर हुआ? हमारा सोच तो है भाई, लेकिन थोड़ा अप्रिशिएट भी होना जरूरी है। अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको उतना तो करना बनता है। क्लियर हुआ? तो एक नोटबुक भी प्रिपेयर कर लेना, और नोटबुक प्रिपेयर करने के साथ उसमें आप अपने यूनिट वाइज कंटिन्यू आप करते जाओ। खाली पेजेस जो होंगे 11th क्लास के जो आपके पास नोटबुक बाकी होंगे उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको बना सकते हो, लेकिन हाँ इसका एक कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये सब कंटेंट बेटा देखो फ्री में नहीं मिलता है, बट मैं यहाँ आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा सोच ये है, मैंने देखा बहुत दिनों से कि YouTube में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्रॉपर वे से आपको सीजी बोर्ड की तैयारी कराए। यहाँ CBSE के लिए तो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, ठीक है, लेकिन सीजी बोर्ड के लिए नहीं होते हैं। तो मेरा उद्देश्य, खासकर मेरा टारगेट जो है सीजी बोर्ड के विद्यार्थी ही हैं, जिनको मैं जितना भी मेरा ज्ञान है ना, वो मैं आप सभी को स्प्रेड कर सकूं, बांट सकूं एक बिल्कुल सही चैनल से और बहुत सही माध्यम से, एरर फ्री आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का यह सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा थ्योरी है, देखो अभी थोड़ा थ्योरी है, केमिस्ट्री में भी अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपको मजा आने वाला है। तो थ्योरी जब तक नहीं समझोगे आगे चीजें जो है कठिन हो जाएंगी, है ना। तो थोड़ा थ्योरी भी समझो, ऐसा नहीं थ्योरी है तो बकवास लग रहा है छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो इतना ही कहूंगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है।